अभी तक हमने मेटलर्जी की फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप को कवर अप कर लिया था, जिसमें हमने मेट ओर को कंसंट्रेट किया था और उसके साथ साथ ही हम उस कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को आइसोलेट कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी विच इज रिफाइनिंग। तो देखो होता क्या है एक्चुअली, जब हम कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस एक्सट्रैक्शन के बाद भी जो मेटल मिलती है दैट इज नॉट कंप्लीटली प्योर मेटल। उसके अंदर अभी भी काफी सारे इम्प्योर अमाउंट या इम्प्योरिटीज जो रहती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। तो उन्हीं इम्प्योरिटीज को माइन्यूट लेवल तक सेपरेट करने के लिए या रिमूव करने के लिए हम थर्ड प्रोसेस अप्लाई करते हैं विच इज रिफाइनिंग। तो देखो जो रिफाइनिंग प्रोसेस भी होती है वो भी कई सारे स्टेप्स या कई सारे प्रोसेसेस के थ्रू एग्जिबिट करेगी। जैसे सबसे पहली प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन। रिफाइनिंग मेथड में जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस हम स्टडी करेंगे वो होती है डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले डिस्टिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्टिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। द इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल एज इट डिस्टिलेट्स। जो इम्प्योर मेटल होती है हम उसको डिस्टिलेट करते हैं ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए। मतलब उसका डिस्टिलेशन तब तक किया जाएगा जब तक हमें प्योर मेटल नहीं मिल जाए। अब है कि ये किन किन तरह की मेटल्स के लिए एप्लीकेबल रहती है। तो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक एंड मरकरी। जो लो बॉइलिंग मेटल्स रहती है ये उनके लिए काफी हेल्पफुल रहता है या उनमें स्पेसिफिकली इसको यूज किया जाता है, जैसे जिंक होती है, मरकरी होती है एंड एटसेट्रा। सेकेंड मेथड जो हम पढ़ते हैं इन रिफाइनिंग प्रोसेस दैट इज लिक्वेशन। तो लिक्वेशन में लिक्वेशन जो प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग जो लो मेल्टिंग मेटल्स होती है लाइक टिन उनको सेपरेट किया जाता है, उनसे इम्प्योरिटी को सेपरेट किया जाता है। जैसे ही वो मेल्टेड फॉर्म में आती है तो उनको एक स्लोपिंग सरफेस होता है, उस स्लोपिंग सरफेस पे फैलाया जाता है, उन पे रन कराया जाता है। जैसे ही हम उसको स्लोपिंग सरफेस पे रन कराएंगे तो मेटल नीचे आ जाती है और इम्प्योरिटी ऊपर रह जाती है। तो इस मेथड से भी हम इम्प्योरिटीज को प्योरीफाई रिमूव कर सकते हैं और मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन दिस वे इट इज सेपरेटेड फ्रॉम हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज। जो हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज होती है उनसे भी मेटल को इस वे से सेपरेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, इसमें बेसिकली हम रोड्स लेते हैं मेटल की और उनको इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया जाता है। तो पूरी प्रोसेस को आराम से समझते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं दो मेटेलिक रोड, कोई भी जो मेटल हमें एक्सट्रैक्ट रिफाइन करनी है हम वो मेटल ले सकते हैं। हमने एग्जांपल कॉपर का लिया था तो हमने दो कॉपर रोड ले ली। एक कॉपर रोड होती है प्योर मेटल, एक प्योर कॉपर रोड, और दूसरी रोड है इम्प्योर कॉपर रोड जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है अभी भी। उन दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। तो जो प्योर मेटल की रोड होती है वो कैथोड की तरह बिहेव करती है और जो इम्प्योर मेटल की रोड होती है वो एनोड की तरह बिहेव करती है। इसके बाद प्रोसेस क्या होती है, इसमें एक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिनमें ये मेटल सोल्यूबल हो सके या डिसॉल्व हो सके एट सम एक्सटेंट। जैसे ही वो सॉल्यूशन ऐड करेंगे, हमने मान लिया हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट होगी तो ये इलेक्ट्रोड्स में से इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे। एंड एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है कि जो मोर बेसिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोर बेसिक जो आयंस रहते हैं वो तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे और जो लेस बेसिक रहते हैं वो मड की फॉर्म में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन इसी में, कुछ आयंस इसी में डिसॉल्व हो जाते हैं जो मोर बेसिक रहते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया मोर बेसिक। जो मोर बेसिक होते हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं और जो लेस बेसिक होंगे वो इम्प्योरिटी के तरह यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये मेटल के अमाउंट कुछ इसमें मड के तौर पर इकट्ठा होगा तो ये फॉर्म कर देता है मड, और ये मड एनोड से क्रिएट हो रही थी तो इसको बोल दिया जाता है एनोड मड, ठीक है। ऐसे अपनी इम्प्योरिटी अलग हो जाती है और जो प्योर मेटल होती है वो सेपरेट हो जाती है। तो देखो अगर इसको रिएक्शन के वे में समझाया जाए या बताया जाए तो कैथोड और एनोड दोनों पे रिएक्शन होती है। कैथोड पे रिएक्शन होती है दैट कॉपर +2 एब्जॉर्ब्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव कॉपर, एंड एनोड पे रिएक्शन होती है दैट कॉपर गिव्स कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। अगर इनको ओवरऑल लिखना चाहे ओवरऑल लिख सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो है जोन रिफाइनिंग। तो देखो फोर्थ मेथड जो हम रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज करते हैं वो है जोन रिफाइनिंग। अब सबसे पहले हम जोन रिफाइनिंग में इसका प्रिंसिपल देखेंगे, इसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे। तो देखो जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल एक्चुअली क्या होता है, दैट दिस process is based on the principle that impurities are more soluble in melt than the solid state of metal। मेटल की जो सॉलिड स्टेट होती है उसके कंपैरिजन में जो मोल्टन फॉर्म होती है, उस मोल्टन फॉर्म में इम्प्योरिटीज ज्यादा सोल्यूबल रहती है, मोर सोल्यूबल रहती है। ठीक है, अब देखो इसकी वर्किंग कैसे होगी, ये पूरी प्रोसेस एग्जिस्ट कैसे करती है। हमने एक अपरेटस ले लिया, एक ऐसा कंटेनर टाइप में, एक ऐसा वो कंटेनर सा ही ले लिया, मेटेलिक कंटेनर। अब इस मेटेलिक कंटेनर के नीचे हमने लगाया इंडक्शन कॉइल हीटर या फिर मूविंग इंडक्शन, ये होता है मूविंग इंडक्शन कॉइल हीटर, जिसको हम मूव कर सके, वो जो रोटेट करता रहे, आगे पीछे मूव करता रहे। ठीक है, अब इसके अंदर रखी हमने मेटल की रोड, जो भी अपनी इम्प्योर मेटल थी उस मेटल की रोड को इसके अंदर रख दिया और इस कंटेनर में नोबल गैस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, ताकि ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसके अलावा कोई रैंडम रिएक्शन प्रोसीड ना करे और इस प्रोसेस को इंटरफेयर ना करे। ठीक है, अब देखो जैसे ही मूविंग इंडक्शन कॉइल चलेगा, ये हीटर जैसे वर्कआउट करता है, फंक्शनलाइज होगा, तो जो इम्प्योर मेटल होती है वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो जैसे ही हीटअप होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स में या उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप बनना शुरू हो जाएगा और वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब देखो जैसे ही मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हुए तो अपना जो रोटेटर है, अपना जो हीटर है, जैसे मान लो ये हीटर है, जैसे जैसे हीटर मूव करेगा वैसे वैसे ये इम्प्योरिटीज भी है जो मोल्टन फॉर्म में आ गई, वो क्या होती है, मूव करना शुरू कर देती है। तो ये ऐसे जोन फॉर्म करना शुरू कर देती है। एक फॉर्म हुआ अपने ये मेटेलिक रोड, और जो ये स्पेस से दिखाया है जिसमें कोई कलर नहीं है वो होता है मोल्टन जोन। तो ये मोल्टन जोन मूव करता रहेगा जैसे जैसे अपना इंडक्शन कॉइल मूव कर रहा है। ठीक है, और ये जो मेटल है, मेटेलिक रोड है, वो मोल्टन फॉर्म में तो कन्वर्ट हुई, लेकिन जैसे ही इंडक्शन कॉइल आगे जाएगी, इंडक्शन हीटर आगे जाएगा, तो ये जो मेटल बची, तो ये मेटल सॉलिडिफाई हो जाएगी, क्योंकि जब तक इसको टेम्परेचर मिलेगा तब तक तो ये मोल्टन फॉर्म में रहेगी कन्वर्ट। जैसे ही टेम्परेचर मिलना बंद हुआ, ये क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। और ये बोला जाता है दैट दिस मेटल क्रिस्टलाइजेस, ये मेटल क्रिस्टलाइजेस हो जाती है प्योर मेटल फॉर्म करते हुए। तो इम्प्योरिटी मूव करना शुरू कर देती है और प्योर मेटल पीछे पीछे क्रिस्टलाइज होती रहती है। अब देखो एक टाइम ऐसा आएगा जब अपनी इम्प्योरिटीज इस एज पे आ जाए। मान लो सारी इम्प्योरिटीज कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, इस एज पे आ गई। इम्प्योर जो फॉर्म थी वो सब एक जोन के फॉर्म में उसने इस एज पे अपनी फॉर्मेशन कर दी, क्योंकि अपने इंडक्शन कोइल अभी इधर आ लिया। तो हम क्या करेंगे, बाकी बच गई वो प्योर मेटल, इसको कट डाउन कर देंगे। कट डाउन करते ही इम्प्योरिटी अलग और प्योर मेटल क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। बस ये है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। इसको जोन रिफाइनिंग क्यों बोला, क्योंकि इसमें जोन्स फॉर्म होने शुरू हो गए थे, जोन बनने शुरू हो गए थे, तो इसका नाम जोन रिफाइनिंग पड़ गया। इंपॉर्टेंट है इसका प्रिंसिपल और वर्किंग डायग्राम के साथ आपको बता दी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। फिफ्थ प्रोसेस जो हम रिफाइनिंग में यूज करते हैं वो होती है वेपर फेज रिफाइनिंग। अब वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस भी किसी ना किसी वर्किंग या किसी ना किसी फिनोमेना के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू एक्टिवेट होगी। और वो प्रिंसिपल क्या होता है इसमें, दैट मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड एंड कलेक्टेड, देन इट डिकम्पोजेस टू गिव प्योर मेटल। सबसे पहले मेटल को एक वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, और जैसे ही मेटल वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हुई उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है प्योर मेटल लेने के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ कंडीशन की बात करें कि इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन को या प्रोसेस को एग्जिस्ट कराने के लिए किन कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, तो सबसे पहली कंडीशन तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो मेटल है, जो भी मेटल हम लेंगे वो वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म करे, ये नेसेसरी है। जब तक वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मेटल इजीली डिकम्पोजेबल भी होनी चाहिए, क्योंकि उसको हम डिकम्पोज करके प्योर मेटल उसे एग्जेगरेट कर सके, निकाल सके। तो ये दो कंडीशन है जो इसके लिए होनी चाहिए। अब अलग अलग मेटल्स है, जैसे जैसे मेटल वेरी करेगी, ये मेथड का प्रोसेस भी वेरी करती चली जाती है। तो एक मोड्स प्रोसेस दी थी इसी वेपर फेज रिफाइनिंग के अंडर, ये प्रोसेस दी थी। मोड्स प्रोसेस स्पेशली यूज करी जाती है निकल के लिए,
तो निकल को जब हम हीट कराते हैं और स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एट 330 टू 350 केल्विन टेम्परेचर, तो ये एक वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म करती है जो निकल टेट्राकार्बोनाइल होता है। ठीक है, अब स्टेप सेकंड के बात करते हैं। स्टेप सेकंड में हम क्या करते थे, जो वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म होता था उस वोलेटाइल कंपाउंड को डिकम्पोज करते थे। तो हम जो निकल टेट्राकार्बोनाइल वोलेटाइल कंपाउंड अपना फॉर्म हुआ उसको क्या कराएंगे, डिकम्पोज कराएंगे एट 450 टू 470 केल्विन टेम्परेचर। जैसे ही डिकम्पोज कराएंगे हमें प्योर निकल मिल जाएगी अलोंग विद 4 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मोल्स प्रोसेस है। सिमिलरली वेन आर्कल मेथड बोला गया जिरकोनियम मेटल के लिए, तो प्रोसेस और मेथड जो यूज थे, स्टेप्स जो यूज हो रहे थे वो सेम थे। दोनों प्रोसेस में स्टेप्स सेम थे, बस सिर्फ मेटल में चेंज आ रहा था, मेटल अलग अलग यूज करी गई थी। मोल्स प्रोसेस में हमने क्या यूज किया था, मोल्ड प्रोसेस में हमने यूज की थी निकल मेटल, और वेन आर्कल में हम यूज करेंगे जिरकोनियम। तो देखो होता क्या है, स्टेप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो स्टेप फर्स्ट में जिरकोनियम को 2I2 के साथ हीट किया जाएगा और वो फॉर्म कर देगा एक वोलेटाइल कंपाउंड ZrI4। इस वोलेटाइल कंपाउंड को हम फिर हीट कराएंगे और ये हीट कराने पे हमें देगा प्योर जिरकोनियम अलोंग विद 2I2। तो ये फॉर्मेशन होती है, इस तरह से कुछ इनकी एग्जिस्टेंस होती है कि सिर्फ मेटल का फर्क है। मेटल अगर निकल है तो हम मोल्ड प्रोसेस यूज करेंगे और मेटल अगर जिरकोनियम है तो हम वेन आर्कल मेथड यूज करेंगे। ये होता है अपना वेपर फेज रिफाइनिंग, इसका प्रिंसिपल और इसके टाइप्स। अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जोन रिफाइनिंग और लीचिंग में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जोन रिफाइनिंग एंड लीचिंग। तो देखो होता क्या है, जोन रिफाइनिंग में इम्प्योरिटी डिसॉल्व होती है। जोन रिफाइनिंग में क्या डिसॉल्व होगी, इम्प्योरिटी डिसॉल्व होगी। और जो लीचिंग प्रोसेस होती है, लीचिंग प्रोसेस में मेटल डिसॉल्व होती है। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस रहता है और ये बिल्कुल क्लियर रहे, बिल्कुल सॉर्टेड रहो आप इस मामले में कि जोन रिफाइनिंग और लीचिंग में क्या डिफरेंस रहता है। इन जोन रिफाइनिंग प्रोसेस इम्प्योरिटी विल डिसॉल्व एंड इन लीचिंग प्रोसेस मेटल विल डिसॉल्व। ओके, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ रिफाइनिंग मेथड की, दैट इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें यूजुअल जो अभी तक है मेथड जितने पढ़ते आ रहे थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज हो रहा है, थोड़ी सी डिफरेंट प्रोसेस यूज हो रही है। तो देखो इसमें अगर हम प्रिंसिपल की बात करें या फिर मेन की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ दोनों मैंने इसी फॉर्म में लिख दिए कि हम जो जो पॉइंट्स लेंगे वही अपने प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम यहाँ पे 2 फेज लेंगे। पहला फेज लेंगे पोरस स्टेशनरी फेज एंड सेकंड फेज लेंगे मूविंग फेज। तो देखो पोरस जो स्टेशनरी फेज जो होगा वो बिहेव करता है एड्सोर्बेंट की तरह और वो सॉलिड भी हो सकता है एज वेल एज लिक्विड भी हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मूविंग फेज की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मूविंग फेज की। मूविंग फेज होता है अपनी इम्प्योर मेटल और ये लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, इन दोनों में से कुछ भी वो हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो सब्सटेंस ज्यादा सोल्यूबल रहते हैं वो स्लोली मूव करेंगे और जो सब्सटेंस लेस सोल्यूबल रहते हैं वो मोर फास्टली मूव करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे देखो कोई अगर सब्सटेंस हमने किसी दूसरे सब्सटेंस में डाला और वो उसमें सोल्यूबल है तो वो कम फास्टली मूव करेगा ना, वो तो स्लोली मूव करेगा। इन कंपैरिजन अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस ले जो लेस सोल्यूबल है, उसको उसमें डिसॉल्व तो होना नहीं, वो सीधा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो उसकी मूविंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, स्पीड से मूव करेगा। यही फंडा, यही प्रिंसिपल अपन क्रोमेटोग्राफी में यूज करेंगे यहाँ। तो देखो एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है, हमने ले लिया कॉलम, इस कॉलम में हमने फिल किया। सबसे पहले तो हमने इसमें डाल दिया ग्लास वूल। ठीक है, इसको नीचे से कर दिया क्लोज और इसमें डाल दिया हमने ग्लास वूल। ग्लास वूल के बाद हमने इसमें स्टेशनरी फेज डाल दिया, अपना जो भी अपना स्टेशनरी फेज था जिसको हम क्या बोल रहे थे, एड्सोर्बेंट जिसको बोल रहे थे, इट मे बी सॉलिड इट मे बी लिक्विड, हमने वो ऐड कर दिया। इसके बाद हम ऐड करते हैं अपना मूविंग फेज और मूविंग फेज में क्या आती थी, इम्प्योर मेटल आती थी। ठीक है, वो लिक्विड भी हो सकती है और अपना मूविंग फेज गैस भी हो सकता है। तो हमने जो मिक्सचर था इम्प्योर मेटल का उसको सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया और इस कॉलम के अंदर डाल दिया।
अब जैसे ही कॉलम के अंदर डाला तो देखो जो इसमें से कुछ पोर्शन ऐसा रहेगा जो सोल्यूबल होगा, कुछ पोर्शन ऐसा भी रहेगा जो सोल्यूबल नहीं भी होगा। तो जो पोर्शन सोल्यूबल है, ज्यादा सोल्यूबल है, वो ज्यादा स्लोली मूव करेगा, और जो पोर्शन कम डिसोल्व हो रहा है, लेस सोल्यूबल है, वो फास्टली मूव करेगा। तो जैसे ही ये सोल्यूबिलिटी या इनका जो कैपेसिटी होती है मूव करने की वो प्रोसीड होगी, तो इसमें ऐसे कॉलम्स बनने शुरू हो जाते हैं। स्टेशनरी फेज में ऐसे कॉलम बनने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया ये कॉलम ए, ये कॉलम बी एंड ये कॉलम ले लिया हमने सी। तो ये जैसे जैसे ये प्योर मेटल के कॉलम्स बनने फॉर्म हुए या बनने शुरू हुए, हम क्या करेंगे, अब जैसे ही ये प्योर मेटल के कॉलम बने हम इसको ओपन करेंगे और अपने कॉलम्स को, जो प्योर मेटल थी उसको अलग सेपरेट कर लेंगे, अलग कंटेनर में निकाल लेंगे, और जो इम्प्योरिटी बची उसको अलग कंटेनर में निकाल लेंगे। ये होती है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जो हम जनरल प्रिंसिपल या प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में यूज करते हैं फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यहाँ पे कॉलम्स थे तो हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोल दिया। तो ये कितने कई तरह की हो सकती है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। अगर हम पेपर यूज करें, पेपर स्ट्रिप की मदद से भी की जाती है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा भी काफी सारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती है जिनको हम लेबोरेटरी में या मैनुअली और पेपर वगैरह पे इनको ऐसे सॉल्व करते हैं, यूज किया जाता है। तो ये हो गए अपने रिफाइनिंग की प्रोसेस जो मेटलर्जी में इंक्लूड हो रही थी। ये अपनी मेटलर्जी की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने तीनों स्टेप्स को कवर किया। हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ा, हमने मेटल्स की आइसोलेशन पढ़ी, इसके साथ साथ हमने अभी यहाँ क्या पढ़ा, रिफाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट पढ़ी। जो जो हमने प्रोसेस पढ़ी इनमें भी कुछ सर्टेन छोटे छोटे मेथड्स थे जो इनमें आए और हमने ये अच्छे से कवर किए। अब देखो लास्टली होता है एप्लीकेशन ऑफ सम मेटल्स। एप्लीकेशन या फिर ये बोलते हैं यूजेस ऑफ सम मेटल। तो मैंने यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मेटल्स थी उनके यूजेस लिखे, एक्सेप्ट आयरन, क्योंकि आयरन के बहुत जनरलाइज्ड यूज होते हैं और वो सबको पता होते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम चॉकलेट्स रैपर जो होते हैं उनके तौर पे यूज किया जाता है एल्यूमिनियम फॉयल को। हम जो फाइन डस्ट एल्यूमिनियम होता है उसको पेंट और लैकर्स में भी यूज करते हैं। तो अगली एप्लीकेशन होती है कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वायर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम कॉपर के यूजेस की बात करें तो कॉपर मेटल को यूज किया जाता है सर्टेन अलॉयज बनाने के लिए, इसका कुछ प्रोपोर्शन उनमें ऐड होता है, कंबाइन होता है। नेक्स्ट आता है इसको इलेक्ट्रिकल वायर्स फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। हम इसको कॉइनेज अलॉय जिसमें इसको निकल के साथ मिक्स किया जाता है, तो वो कॉइनेज अलॉय फॉर्म करने के लिए भी इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है यूजेस ऑफ जिंक, जिंक के यूजेस। तो सबसे पहला जो यूज होता है जिंक का वो होता है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। हम जिंक की एक लेयर अप्लाई करते हैं आयरन पे सो दैट इस पे रस्टिंग की प्रोसेस एग्जिस्ट ना करे, स्लोली प्रोसेस वो एग्जिस्ट करे, तो उसमें यूज किया जाता है। जिंक के काफी सारे कंस्टिट्यूएंट अलॉय फॉर्मेशन में भी इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद आता है जिंक डस्ट को हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। कई सारे सर्टेन केमिकल्स और अपनी प्रोसेसेस में जिंक मेटल को एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यहाँ हो गया अपना 6th यूनिट कंप्लीट, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स।